के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति। अब इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दैट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकेंड कंडीशन जो इसकी बनेगी वो है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, नॉन एक्सियल पोजीशन। इन नॉन एक्सियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या एक्सप्रेशन बनेगा इसका, इसके लिए हमें डिराइव करना। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिसके दोनों सिरों पर -q तथा +q आवेश। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? दो समान किंतु विपरीत चिन्ह के या विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी 2l पर रखे हों। अल्प दूरी किस पर? 2l पर रखे। एक वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है AB, ठीक है। इसके A सिरे पर -q चार्ज और B सिरे पर +q चार्ज प्रेजेंट है, उपस्थित, ठीक। अब इससे इसके अक्ष से रहित किसी भी डायरेक्शन में जो इसके अक्ष पर ना हो, ये क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज का जो अपोजिट होगा वो वर्टिकल होगा। यानी इससे वर्टिकल डायरेक्शन में हमें कोई पॉइंट P लेना है। कोई पॉइंट क्या लेना है? पॉइंट P। इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, क्या बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, पॉइंट है O, इससे इस बिंदु P की जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी R। पिछले वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने देखा था कि इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण में आप, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था, माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q तथा +q आवेश, -q तथा +q आवेश परस्पर मीन्स एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, परस्पर 2l अल्प दूरी पर स्थित। 2l क्या है बेटा? अल्प दूरी है, अल्प दूरी पर स्थित है। वही क्लैरिफिकेशन जो पिछले आपने देखा था। पिछली बार सिर्फ डिसिमिलरिटी ये थी कि यहां से एक ही अक्ष पर हमने वो डिस्टेंस ली थी r और वो पॉइंट लिया था P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। यहां पर क्या करेंगे कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस पे, वर्टिकल पोजीशन पे कोई पॉइंट P लेंगे और वहां पर इसके कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी वो व्यंजक हमें फाइंड आउट करना है। यानी स्थिति बदली है, बाकी चीजें वही है। समझ में आएगा, ठीक। तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q तथा +q आवेश अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। इसके मध्य बिंदु कौन सा है बेटा? O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। इसके लिए हमें व्यंजक निकालना है, ज्ञात। तो ये रहा स्पष्टीकरण।
इसके थ्रू आप बताएंगे कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है और इसके कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र, किस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए हमें, उसको भी हम लिख देते हैं, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए। ठीक है, अब देखिए माइनस क्यू एक बिंदु आवेश, प्लस क्यू एक बिंदु आवेश, लेकिन दोनों मिल गया तो एक सिस्टम बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, फिर दोनों को मिला लेंगे। ठीक, डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए तो सत्य बताएंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी जी, बी से ए की, बी से ए की। ये जो डायरेक्शन क्षैतिज वाली होगी ये बी से ए की होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए देखते हैं। लेकिन ऊर्ध्वाधर जो डायरेक्शन होगी वर्टिकल, वो दो कंडीशन में बनेगी, एक अप डाउन, एक अप साइड एक डाउन साइड, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दो कंडीशन बनेगी। ठीक, तो हमें क्या क्या चाहिए, माइनस क्यू के कारण इस पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कितना वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। तो यहां से ए और पी के बीच की दूरी भी आपको पता होनी चाहिए, डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक, बी से पी के बीच की दूरी चाहिए क्योंकि दूसरा आवेश प्लस क्यू है, और प्लस क्यू के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। तो डिस्टेंस जैसे उसमें आपने एपी और बीपी निकाला था, सिमिलर है एपी और बीपी, यहां भी हम दूरियां निकालें। चलिए देखते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है O, पूरी डिस्टेंस 2L, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगी L, और ये आधी डिस्टेंस क्या बनेगी L, और L मिलके तभी तो L। किसी ने मुझसे पूछा था कि ये अल्प दूरी 2L ही क्यों माना जाता है। देखिए बच्चा, आप डिस्टेंस को L भी मान सकते हो, लेंथ को L भी मान सकते हो, लेकिन अगर इसका हम हाफ करेंगे तो ये L/2 हो जाएगा, L का आधा L का आधा, और फिर जब फर्दर वो कैलकुलेशन करेंगे तो वो फिर फ्रैक्शंस में आ जाएगा, और जब फ्रैक्शंस में आ जाएगा फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जस्ट अ लिटिल। बाकी प्रॉब्लम कोई नहीं, आप L करके भी मान सकते हो, व्यंजक एक्सप्रेशन वही मिलना है। क्लियर? ठीक, तो इस पॉइंट को हम यहां से A से P को मिला लेते हैं, ऐसे ही B से P को मिला लेते हैं। ठीक, आप देखेंगे ये मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल या यूनिडायमेंशनल होती है। ठीक, तो एक सीधी रेखा मिली तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया है। क्या बना है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये R आपको पता है, L आपको पता है, तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ठीक, स्पष्ट है कि बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे पिछले लेक्चर के थ्रू चलेंगे। आप A से P के बीच की दूरी AP इक्वल्स क्या होना चाहिए, यहां से देखो बेटा, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेन्यूज, कर्ण बननी चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर मींस AP का स्क्वायर, ठीक, इक्वल AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर बनना चाहिए। एंड ऑल्सो इस वाले में बीपी स्क्वायर क्या बनना चाहिए बेटा, ये भी कर्ण बनेगा, बीपी स्क्वायर इक्वल BO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये बनना चाहिए, डिस्टेंस ये बननी चाहिए। ठीक, अब AO की जगह पर क्या वैल्यू है बेटा, L, OP की स्थान पर क्या लिखेंगे आप, R। ठीक, AP स्क्वायर इक्वल्स L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इधर बेटा स्क्वायर है, पक्षांतर करेंगे क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, वर्गमूल बनेगा, वर्ग है तो वर्गमूल, और इसको आप लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो AP इक्वल्स R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली BO के स्थान पर देखो क्या है, B से O की डिस्टेंस कितनी है, L है, L स्क्वायर, OP, O से P के बीच की दूरी क्या है, R स्क्वायर, इधर वर्ग है। बिल्कुल सिमिलर वे में आप BP की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दोनों डिस्टेंस आपके पास जो मिली, ये मिला R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस आपको मिली R स्क्वायर प्लस। ठीक, देखिए इसके बाद हम बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना चाहिए
उसको दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो खंड में, दो भाग में विभाजित कर देंगे, वियोजित कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये नॉन एक्सियल पोजीशन पर है, तो एग्जैक्ट डिटरमिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिटरमिनेशन चूंकि इस डायरेक्शन में है नहीं, तो एग्जैक्ट डिटरमिनेशन नहीं हो सकता। हम इस केस में, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, उसे हम दो भाग में, दो खंड में विभाजित कर देंगे। ठीक, यहां लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को दो भागों में वियोजित करने पर अब दो खंड में हम वियोजित करेंगे। ठीक, पहला खंड जो होता है वो क्षैतिज होता है, दो घटक में विभाजित करते हैं, तो पहला है क्षैतिज घटक। देखिए अभी सत्यम ने बताया कि जो डायरेक्शन होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी, मींस यहां P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो डायरेक्शन उसकी होगी प्लस से माइनस। इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती, इसी डायरेक्शन में। ठीक, और क्षैतिज घटक में आप जानते हैं cos थीटा इक्वल आधार बटेकर या बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक, तो आधार यूज हो रहा है, आधार हमेशा क्षैतिज होता है। ठीक, तो क्षैतिज घटक के लिए हमेशा cos थीटा यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना। क्षैतिज के लिए cos थीटा, ऊर्ध्वाधर के लिए sin थीटा, क्योंकि sin थीटा में क्या होता है, sin थीटा इक्वल्स होता है लंब बटेकर या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो होता है। तो जब लंब आ गया, लंब हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है। जैसे खंभा आप देखते हैं, पोल्स जो होते हैं, पोल्स वो पृथ्वी की सतह से कैसे होते हैं, बिल्कुल वर्टिकल होते हैं, सीधा सीधा होते हैं। ठीक, तो लंब या वर्टिकल पोजीशन के लिए ऊर्ध्वाधर घटक देखना है तो हमेशा हम sin थीटा यूज करेंगे। ठीक, चलिए क्षैतिज घटक के लिए दो क्षैतिज घटक बनेंगे, एक माइनस क्यू वाला है प्लस क्यू वाला, और दोनों के लिए E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। एक ही दिशा में होंगे दोनों, क्योंकि क्षैतिज जो दिशा है इसकी फ्रॉम B टू A, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, एक अपवर्ड्स होगा ऊपर की ओर और एक डाउनवर्ड्स होगा नीचे की। ठीक है, ऊपर वाला E1 sin थीटा और नीचे वाला E2 sin थीटा। एक E1 sin थीटा ऊपर की ओर, एक E2 sin थीटा नीचे की। ठीक, ये E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा, तो इसको हमने नाम दिया E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, दोनों वर्टिकल। ठीक, किसी पॉइंट से अगर हम वर्टिकल पोजीशन देखें तो एक ऊपर की ओर बनेगी और एक वर्टिकल नीचे की ओर भी तो बनेगी, ये तो ऊर्ध्वाधर है। ठीक, अगर किसी एक बिंदु पर लंब डालना है, अगर परपेंडिकुलर खींचना है, तो आप अपवर्ड्स भी खींच सकते हो, डाउनवर्ड्स भी खींच सकते हो, दो पॉसिबल कंडीशंस बन सकती हैं इसमें। ठीक, तो यहां पर देखते हैं E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन है, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, तो आप लिखेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में है, सपोज दैट एक रस्सी है, एक रस्सी को दो लोग एक दूसरे की ओर ठीक खींच रहे हैं, बराबर फोर्स एक्सर्ट करके, बराबर बल लगा। एक रस्सी है, इसको इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है। अगर दोनों कंडीशन में फोर्स बराबर होगा, इधर भी बल बराबर, इधर भी बल बराबर, तो इसकी पोजीशन में जो चेंज है वो नहीं होगा, ये अपने स्थान पर ही बना रहेगा। और क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि इस पर जो बल कार्य कर रहा है उसका इफेक्टिव या रिजल्टेंट वो जीरो, उसका रिजल्टेंट क्या है? जीरो।
इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, इसमें 5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण -5 हो जाएगा। ठीक, 5 and -5 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही E1 sin थीटा और E2 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो यहां पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये यूज नहीं होगा इन द इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें इन घटकों की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? आर यू गेटिंग मी? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक क्लियर हो गया। क्षैतिज घटक में cos थीटा यूज किया जाता है क्योंकि इसमें आधार यानी कि क्षैतिज लाइन यूज होती है, और ऊर्ध्वाधर में साइन यूज किया जाता है क्योंकि उसमें लंबवत रेखा यूज होती है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसी त्रिभुज में ही हम L की वैल्यू भी इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक, किसी भी एक समकोण त्रिभुज को हम यूज कर लेते हैं। AOP समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में अगर देखा जाए तो आपके पास है आधार, लंब एंड कर्व, तीनों चीजें हैं। ठीक, अगर यहां हम cos थीटा इक्वल्स निकालते हैं, क्योंकि cos थीटा हमें यूज करना है, ये तो अपना प्रभाव निरस्त कर गया। ठीक, cos थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्व। आधार कितना है? बेस कितना है बेटा? L, ये तो है बेस, और कर्व कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। आगे अगर वो यूज होगा इसलिए हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। देखिए परिस्थिति वही है जैसे अक्षीय स्थिति में आपने एक बार -q चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर निकाला था, सॉरी यहाँ पर कहीं हुआ करता था एक्सियल पोजीशन में। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना जनरेट करेगा, एज वेल एज +q चार्ज के कारण कितना P पर वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, दोनों को हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ऐसा कुछ है। -q इधर, +q इधर, इसका इफेक्ट कितना होगा यहाँ, और +q का इफेक्ट कितना होगा इस पॉइंट P पर, ये दोनों हमें निकालना। ठीक है, समझ आया? चौहान, एक डाल पे तोता बैठा है, एक डाल पे मैना, बोलो है ना? है ना? है ना? है ना? देखो -q आवेश के कारण सबसे पहले हम निकालेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक, -q चार्ज के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। बिंदु आवेश के कारण जो फैक्टर बनता है आपका E1 हमने इसलिए इसको नाम दिया क्योंकि ये पहला चार्ज है और पहले चार्ज का इफेक्ट हमें देखना है। ठीक, E1 इक्वल्स वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r स्क्वायर, r दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन a to p, और यहां पर a to p यानी a से p के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इस r की जगह पर, r के स्थान पर लिखेंगे आप √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसको फर्दर वो सॉल्व कर दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन, जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट कट जाता है। ठीक है, तो बना आपके पास r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। एक इक्वेशन हम l के लिए बना चुके हैं, याद करिए पीछे। ठीक, इसी प्रकार सिमिलरली +q आवेश के कारण भी निकाल सकते हैं हम। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इसको नाम देंगे E2। बिंदु आवेश के कारण वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r स्क्वायर, और यहां पर r दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन b टू p, ये b से p के बीच की दूरी होने वाली। ठीक है, और ये दूरी सेम वही है जो a से p के लिए थी, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर।
इसका स्क्वायर बिल्कुल सेम आएगा और ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, रूट का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा बेटा, रूट गायब हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से हमने क्या किया कि माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण पृथक पृथक करके अलग अलग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त होगी हमने निकाला। ठीक, अतः अब दोनों को मिला के पूरे सिस्टम के कारण बिंदु P पर कितना इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमें निकालना है। अतः संपूर्ण द्विध्रुव के कारण, पॉइंट वाइज स्टेप्स वही चल रहे हैं जैसे आप एक्सियल पोजीशन में देख रहे हैं। ठीक, संपूर्ण द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाए, प्लस हो जाए। ठीक, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण घट जाएगा और जब घट जाएगा दोनों का जो इफेक्ट है वो निरस्त हो जाएगा। निरस्त हो गया तो हम E1 sin थीटा और E2 sin थीटा यूज नहीं करेंगे। यूज क्या करेंगे, ओनली E इक्वल्स E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और आप जानते हैं कि दोनों सिमिलर डायरेक्शन में होने के कारण इसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, या इधर भी cos थीटा इधर भी cos थीटा, cos थीटा को आप कॉमन कर सकते हो, इधर बचा बेटा E1 प्लस इधर बेटा तो बचा E2, तो E1 प्लस E2 ब्रैकेट के बाहर cos थीटा। दोनों की वैल्यूज को आप पुटअप कर सकते हो, इधर देख लेते हैं। E1 के स्थान पर सेम वही जो आपने इक्वेशन सेकेंड में फाइंड आउट किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, E2 के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू cos थीटा के स्थान पर इक्वेशन फर्स्ट यूज करिए। क्या मिला था cos थीटा के स्थान पर, याद है? देखो इसे देखो, आपने नोट डाउन किया है आई थिंक L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बना है, ये तो बना है। तो cos थीटा के स्थान पर आप लिख देंगे L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत? E के लिए एक्सप्रेशन आगे आप कुछ इस हिसाब से बना सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ मान लो, इतना एक टॉफी, ठीक है, ये पूरी जितने भी संकेत है सिंबल्स, इसको बहुत ध्यान से देखिए, जितना ये है उतना ही ये भी। अगर ये टॉफी है तो ये भी एक टॉफी ही होगी। बात समझ? एक टॉफी प्लस एक टॉफी इक्वल्स दो टॉफी होना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा दो टॉफी, और टॉफी क्या है, डालो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच। इसको रेस कर दे रहे हैं एच। ठीक, तो ये दो बार यूज हुआ था, तो 2 करके लिख दिया गया, इनटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट का मतलब होता है आधी घात, हाफ पावर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो टू द पावर हाफ। ठीक, कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर किया गया, Q 2 के साथ L यूज करेंगे क्योंकि 2L के बीच की अल्प दूरी है। ठीक, Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां पर बेटा एक बार, यहां पर आधा बार, टोटली देखा जाए तो कितनी बार आएगा, 3/2। कितना आना चाहिए, 3/2। जब आधार समान हो तो मल्टीप्लिकेशन में घातें जुड़ जाती, गुणा में घातें जुड़ जाया करती है। ठीक है, तो एक इधर और हाफ इधर, दोनों को ऐड हमने कर दिया तो कितना बन गया, 3/2 मींस 1.5 हाफ कर सकते हो। ठीक, फिर से कुछ चीजें हमें ध्यान देना है, जैसे प्रीवियस जो स्थिति बनी थी, अक्षीय स्थिति, उसमें भी हमने क्या किया था कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को कंपेयर किया। सिंस चूंकि आर का मान एल से बहुत ज्यादा बड़ा है,
आर का मान क्या है, ये जो आर है ये एल से काफी बड़ा है, क्योंकि ये 2l वास्तव में बहुत छोटी दूरी होती है, बहुत कम दूरी होती है इन दोनों आवेशों के बीच, और r दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन l, मच ग्रेटर देन l। ठीक, अब r का मान l से बड़ा है, इसलिए l स्क्वायर जब छोटी राशि कवर करोगे तो छोटा हो जाएगा और r स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, तो l स्क्वायर को r स्क्वायर के सापेक्ष क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने पर यानी इसकी गणना नहीं की जाएगी। मीन्स वही, अगर आपके पास 1000 रुपए, 1000 रुपए में 1 पैसे कम हो जाते हैं, तब भी आप कहते हैं मेरे पास लगभग 1000 रुपए कहते हैं। ठीक, तो 1000 के सामने 1 पैसे की क्या दिशा, क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक, तो उसको हम 1 पैसे को 1000 के सापेक्ष नगण्य मान सकते हैं। ठीक, तो नगण्य मान लिए तो एल स्क्वायर यहां से रिमूव कर दीजिए, एंड ऑल्सो Q इंटू 2L कौन बताएगा क्या होता है, P होता है वैद्युत द्विध्रुव का अकुंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो इन वैल्यूज को हम यहां पर पुटअप करते हैं, तो E के लिए जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू 2L के स्थान पर P R स्क्वायर, एल स्क्वायर तो हमने हटा दिया, एल स्क्वायर को रिमूव कर दो क्योंकि इसकी क्षमता नहीं है कि यहां पर रह पाए नेग्लिजिबल। ठीक, आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब जब घात पावर की पावर होती है तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, और फाइनली आप यहां बना सकते हैं यहां से E के लिए आप फाइनल व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R क्यूब, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया R क्यूब, और इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये था निरक्षीय स्थिति में किस हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट पर आप फाइंड आउट करेंगे। और बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। -2.5 माइक्रोकूलम और +2.5 माइक्रोकूलम के दो आवेश, देखो दोनों बराबर आवेश है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, विपरीत प्रकृति है, इसलिए एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश परस्पर 200 मिलीमीटर की दूरी पर रखे, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है वो 200 मिलीमीटर है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, दोनों कंडीशन में आपको, ठीक, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में 250 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछला न्यूमेरिकल आपने देखा था। गिवन दैट, जो चीजें आपको गिवन, ठीक, सबसे पहले आवेश चार्ज जो दिया गया है वो Q इक्वल्स कितना है 2.5 माइक्रोकूलम, डजंट मैटर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस है या माइनस हमसे मतलब नहीं। ठीक है, और इनके बीच में जो अल्प दूरी है 2L से रिप्रेजेंट की जाती है, वो कितना दिया गया है 200 मिलीमीटर। ठीक, मध्य बिंदु से 250 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर, दैट मींस की R डिस्टेंस दी गई है 250 सेंटीमीटर, और आपको बताना है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, ये हमें फाइंड आउट करना। अक्षीय स्थिति के लिए न्यूमेरिकल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, तो आप उसको उसी बेस पर कर लेना, नहीं तो पहले निरक्षीय निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, उसका जस्ट डबल होता है। ठीक, देखिए E इक्वल्स क्या होता है अक्षीय स्थिति में, इधर देखो सब लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P अपॉन R क्यूब, ये आपने व्यंजक निकाला था। ठीक, और निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R। अगर दोनों में हम रिलेशन देखते हैं तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्षीय स्थिति का जस्ट डबल होता है, ट्वाइस होता है, दुगना होता है। ठीक है, तो अगर हमको ये पता चल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अक्षीय स्थिति में। ठीक, तो पहले दूसरी स्थिति मींस की नॉन एक्सियल पोजीशन निरक्षीय स्थिति के लिए निकालें। निरक्षीय स्थिति में E इक्वल्स क्या होता है बेटा, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला जब भी आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपको मैंडेटरी है फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि उसका मार्क्स होता है। ठीक, उसको आप
स्टेप छोड़ के डायरेक्ट वैल्यूज नहीं रखना है, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक। इसकी वैल्यू अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलो जल्दी, 9 इंटू 10 टू पावर 9 पी क्या होता है बेटा, क्यू इंटू 2a, ये तो होता है, अपॉन आर के स्थान पर आप रख सकते हैं 250 सेंटीमीटर। चलिए इसको पहले मूल मात्रक में बदल लिया जाता है। माइक्रो शब्दावली के लिए 10 की घात माइनस 6, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। माइक्रो हट गया। मिली शब्दावली के लिए 10 की घात माइनस 3, अगर कहीं मिली वर्ड यूज हुआ है 10 टू द पावर माइनस 3 यू हैव टू यूज, ठीक है। सेंटी शब्दावली के लिए 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, सेंटी के लिए 10 की घात माइनस 2। चलिए इन वैल्यूज को रखते हैं, 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, आर क्यूब है तो इस वैल्यू को आप कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक। ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2l के स्थान पर 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 250 250 250, 3 बार 250 लिखना है आपको, ठीक। 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, टोटली कितनी बार माइनस 6, एंड माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल आउट हुआ है जी। अब आपके पास क्या बचा, 9, 2.5, 200। जो ऊपर डिजिट्स आपको दिख रही हैं, डिजिट्स को आप ऊपर लिखिए, 9 इंटू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 200, पावर्स को सॉल्व कर लिया जाए। 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर माइनस 3, आधार समान हो, मल्टीप्लिकेशन में घातें जुड़ जाएगा। तो 9 में माइनस 3 को अगर आप ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 9 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट हुआ कितना आएगा, 6, 10 टू द पावर 6, नीचे 250 250 एंड 250, ठीक। अब इस 10 टू द पावर 6 को आप क्या करेंगे, 3 स्टेप में लिख दीजिए भाई, 6 जीरो होने चाहिए, हमने इसको 3 स्टेप में लिख दिया। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, ठीक, 0 से 0, ठीक। अंश में एक अंक के पहले, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा है, तो इसके विपरीत स्थान पर अंश में है तो हर, ठीक है। एक जीरो हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे बेटा, एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल आउट हो गया। अभी 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, 25 अट्ठे 200। अंश में क्या क्या चीजें बची आपके पास, 9 इंटू 8, आई थिंक ये 10 और ये 10 भी बाकी है, ठीक है। 9 इंटू 8 इंटू 10 10 जा 100, और कुछ बचा, नीचे क्या बचा आपके पास 25, ये बचा बेटा 25 चौका 100, 9 8 जा 72, 9 72, 4 4 दूना 8, 4 7 28, 288 न्यूटन पर कूलम। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न। अब क्या करना है बेटा, जब निरक्षीय स्थिति में आ जाए तो अक्षीय स्थिति में निकालने के लिए एक्चुअल पोजीशन में आप क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जस्ट डबल कर दो आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे अक्षीय स्थिति में ये इक्वल होगा 2 इंटू 288, दैट विल बी 16, ये बनना चाहिए 576 और 16 200 न्यूटन पर कूलम। तो इस टाइप के जब न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे तो फाइनली आपको करना क्या है, जो वैल्यूज दी गई हैं गिवन में लिख लेना है, मूल मात्रक में कन्वर्ट करने के बाद जो रिगार्डिंग फॉर्मूला हो उस फॉर्मूले में वैल्यूज को रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ डेसिमल के या फ्रैक्शंस के कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, और इन कैलकुलेशन को करने के बाद
एक फाइनल आंसर के रूप में आप जो भी रिजल्टेंट होगा उसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।